Welcome students to my this new video relating to the applications of biotechnology. Earlier we had some discussions regarding this application of biotechnology in the field of agriculture. इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के योगदान के संदर्भ में बताया था। आज मैं आपको जो एक नया क्षेत्र है वो है चिकित्सा का क्षेत्र। चिकित्सा के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का क्या योगदान है, चलिए आज उस पर चर्चा करते हैं। चिकित्सा के नंबर 2 अनुप्रयोग है ये। चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग। चिकित्सा का क्षेत्र एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। द फील्ड ऑफ द मेडिसिन इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन वेलफेयर, और इसलिए जो है यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी का योगदान जो है मानवता के लिए बहुत ही एक क्रांतिकारी सिद्ध हो रहा है। और इसमें जो सर्वप्रथम आप देखते हैं यहाँ पर कि महत्वपूर्ण प्रोटीन या औषधियों का संश्लेषण, पहला जो एप्लीकेशन है चिकित्सा के क्षेत्र में वो है महत्वपूर्ण प्रोटीन या औषधियों का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स एंड मेडिसिन्स। तो इसमें जो है आप देखेंगे कि कोई भी मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो कि प्रोटीन की बनी होती है, तो उस प्रोटीन का हम जो है अगर जीन की पहचान कर लें और उस जीन को जो है हम जीन क्लोनिंग के द्वारा मल्टीप्लाई कर दें और फिर उस जीन उत्पाद को प्राप्त कर दें, तो नेचुरली हम जो है उस प्रोटीन का बड़ी मात्रा में संश्लेषण कर सकते हैं, जो कि मानव के लिए दवा के रूप में इस्तेमाल में लाई जा सकती है। इसकी प्रोसेस हम पहले से समझ चुके हैं जीन क्लोनिंग में। तो आइए यहाँ पर हम उदाहरण समझते हैं इसका इंसुलिन के द्वारा। उदाहरण है यहाँ पर इंसुलिन। इंसुलिन जो है कैसे सिंथेसिस की गई है जैव प्रौद्योगिकी के सहायता से। आप जानते हैं इंसुलिन एक ऐसी प्रोटीन है जिसकी कमी की वजह से एक बहुत घातक रोग इंसानों को होता है, और उसका नाम है मधुमेह या डायबिटीज़। मधुमेह या डायबिटीज़ या सामान्य तौर पे जिसको शुगर की बीमारी कहते हैं, इसमें इंसुलिन की कमी के कारण व्यक्ति के रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, और इससे उसकी लाइफ में कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न हो जाते हैं, और वे अन्य कई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ से भी पीड़ित हो जाता है, जैसे कि हार्ट डिजीज़ेस। तो इसलिए जो है इंसुलिन की मात्रा अगर उसके शरीर को बराबर मिलती रही तो वो मधुमेह को कंट्रोल कर सकता है। अब पहले के ज़माने में या प्राचीन काल में जब जेनेटिक इंजीनियरिंग का उतना विकास नहीं हुआ था, तो इंसुलिन का जो स्रोत था, इंसुलिन का स्रोत था पशुओं का अग्न्याशय। आप जानते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि इंसुलिन जो है अग्न्याशय के लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं के द्वारा संश्लेषित होती है, जो उसके अंदर बीटा सेल्स होती हैं। तो इस पशु का अग्न्याशय जो है उससे जो है पहले इंसुलिन प्राप्त किया जाता था, और ये इंसुलिन जो है बहुत ही जो है महंगी पड़ती थी, क्योंकि इसमें पशु का संहार किया जाता था, उसका वध किया जाता था, फिर उसके अग्न्याशय को निकाल के फिर उससे जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता था इंसुलिन को। और ये इंसुलिन जो है और भी कई कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती थी, जैसे कि कुछ लोग इस प्रकार की इंसुलिन के प्रति एलर्जिक होते थे या इनकम्पेटिबल होते थे, अर्थात उनका शरीर जो है इस प्रकार की इंसुलिन को स्वीकार नहीं करता था। तो इस वजह से ये इंसुलिन जो है बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं होती थी। लेकिन अब जो है इस जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से हम जो है इंसुलिन को बहुत बड़ी मात्रा में संश्लेषित कर सकते हैं, और कैसे संश्लेषित कर सकते हैं उसके बारे में हम पहले जो है चर्चा करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम हम देखते हैं कि इंसुलिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। एक इंसुलिन जो होती है एक प्रोटीन होती है जिसमें जो है 2 चेन होती है। चेन ए और चेन बी। चेन ए और चेन बी, 2 चेन जो होती है पॉलीपेप्टाइड की, उन दोनों चेनों के मिलने से एक इंसुलिन बनती है, एक इंसुलिन का अणु बनता है। और ये दोनों चेनें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के द्वारा आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, यानी 2 सल्फर बॉन्ड वाली जो
डाइसल्फाइड की जो बॉन्ड्स होते हैं उन बॉन्ड्स के द्वारा ये दोनों चेन्स आपस में जुड़ी हुई रहती है। तो इंसुलिन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। लेकिन इंसुलिन हमारे शरीर में बनने से पहले प्रो इंसुलिन के रूप में पाई जाती है। इसका जो निष्क्रिय रूप है या एक प्रारंभिक रूप है उसको हम प्रो इंसुलिन कहते हैं। प्रो इंसुलिन में चेन ए के साथ साथ चेन बी भी होती है और साथ में एक चेन सी भी इसमें पाई जाती है। तो ये चेन ए है, चेन ए, चेन बी और ये चेन सी जो डार्क कलर की मैं दिखा रहा हूँ, ये चेन सी है। अब जब ये प्रो इंसुलिन जो है कन्वर्ट होती है इंसुलिन में, तो इसकी जो चेन सी है ये इससे अलग हो जाती है, चेन सी से अलग हो जाती है और चेन ए, चेन बी ही इंसुलिन का निर्माण करती है। तो ये तो बात थी इंसुलिन के स्ट्रक्चर की और प्रो इंसुलिन और इसमें क्या अंतर था। केवल एक एक्स्ट्रा चेन सी पाई जाती है प्रो इंसुलिन में। ये चेन पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है और जो कि कई प्रकार के अमीनो अम्लों के आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ने से ये श्रृंखलाएं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं बनती हैं। अब हम इसका जो है स्टेप्स देखेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा हम कैसे जो है किसी इंसुलिन का संश्लेषण कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कैसे हम इंसुलिन का संश्लेषण जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा कर सकते हैं। विभिन्न चरण बताइए। आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा इंसुलिन का संश्लेषण। तो इसको मैं यहाँ पे इलस्ट्रेटिव वे में आपको बताऊंगा चित्रों के द्वारा कि किस तरह से हम जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग को के द्वारा जीन क्लोनिंग के विभिन्न स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक इंसुलिन को बना सकते हैं। सबसे पहले तो हमें जो है बाहरी जीन या इंसुलिन जीन है उसकी पहचान करनी पड़ेगी। तो किसी भी ह्यूमन सेल से, सपोज ये ह्यूमन सेल है, ये ह्यूमन सेल का ये केंद्रक है। और अब हमें ह्यूमन सेल से जो है डीएनए का विलगन करना है या इंसुलिन का विलगन, इंसुलिन जीन का विलगन। इंसुलिन जीन का विलगन हम इससे करेंगे। सपोज ये रेड कलर की इंसुलिन जीन हमें प्राप्त हो गई है। ये हमने ह्यूमन सेल से इंसुलिन की जीन बाहर निकाल दी और इसकी जो प्रोसेस थी, किस तरह से हम डीएनए को अलग करते हैं सेल्स से, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये इंसुलिन जीन हमें मिल गई, इंसुलिन जीन हमें प्राप्त हो गई। अब हम पुनर्योगज डीएनए के निर्माण की ओर अग्रसर होंगे। अब हम देखेंगे दूसरी ओर एक जीवाणु कोशिका को। सपोज ये जीवाणु कोशिका ई कोलाई की, और इसके अंदर ये इसका डीएनए है और साथ में इसके अंदर एक प्लाज्मिड है। ये इसका प्लाज्मिड है। जीवाणु कोशिका, ये इसका डीएनए है और ये इसका प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड यहाँ पर संवाहक का कार्य करेगा, अर्थात इस इंसुलिन को जीन को वो ग्रहण करेगा। अब हम क्या करेंगे, इस इंसुलिन जीन का और जीवाणु कोशिका के अंदर जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड को हम जो है इसका डाइजेशन करेंगे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। प्रतिबंधन एंजाइम पाचन
यहाँ पर भी हम प्रतिबंधन एंजाइम पाचन करेंगे। इससे इस प्लाज्मिड में जो है स्पेसिफिक साइट पे जो है कट लग जाएगा और ये इंसुलिन जीन से जो जुड़ा हुआ डीएनए है उसमें भी जो है कट लग जाएगा। ये इंसुलिन जीन हमें जो मिली है डीएनए के साथ हमें मिली है। यहाँ पर हम अन्य डीएनए के सेगमेंट्स भी यहाँ पर जोड़ देते हैं। इंसुलिन जीन के साथ ये रेड कलर की इंसुलिन जीन है और साथ में डीएनए के अन्य पार्ट्स भी हमारे पास हैं। तो ये इंसुलिन जीन है, इससे हमें जो है इंटरेस्ट है और इसको हमने जो है जोड़ना है इस प्लाज्मिड से। तो अब इसके बाद जो है प्रतिबंधन एंजाइम का डाइजेशन जब दोनों में किया जाएगा, संवाहक में भी और इस इंसुलिन युक्त डीएनए में भी, तो इससे हमें अब जो कट्स मिल जाएंगे, उस कट्स से इस प्लाज्मिड में जो कट मिलेगा वो इस तरह का कट हमें मिलेगा। ये और ये हमें इंसुलिन जीन प्राप्त हो गई है। कट प्लाज्मिड और ये इंसुलिन जीन हमें पृथक प्राप्त हो गई है। अब इसको हम लाइगेज एंजाइम की सहायता से, जो कि आणविक गोंद का काम करता है, लाइगेज एंजाइम की सहायता से इस प्लाज्मिड से जोड़ देंगे और हमें फिर प्राप्त होगा पुनर्योगज डीएनए। ये हमें प्लाज्मिड के अंदर अब ये प्राप्त हो गई है इंसुलिन जीन, प्लाज्मिड ब्लू कलर का। ये यहाँ पर हम लिखेंगे पुनर्योगज डीएनए युक्त प्लाज्मिड। पुनर्योगज डीएनए युक्त प्लाज्मिड। अब इस पुनर्योगज डीएनए युक्त प्लाज्मिड को हम जो है इंसर्ट करेंगे परपोषी कोशिका में, होस्ट सेल में। परपोषी कोशिका में प्रवेश। वो परपोषी कोशिका अक्सर यहाँ पर हम जो है जीवाणु कोशिका के रूप में ही जो है लेंगे। तो ये जीवाणु कोशिका है हमारे पास। इस जीवाणु कोशिका के अंदर इस प्लाज्मिड को हम एंटर करेंगे। सॉरी, इसको मैं ब्लू कलर से बनाऊंगा। ये प्लाज्मिड जिसमें कि इंसुलिन जीन भी है, रेड कलर की मैंने बताई है यहाँ पर, और ये प्लाज्मिड अब ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा यानी रूपांतरण के द्वारा इस जीवाणु कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा। ये जीवाणु कोशिका मैं दोबारा बनाता हूँ और इसके अंदर ये प्रवेश कर गया और इसके अंदर ये रेड कलर की इंसुलिन जीन भी है। अब इस कोशिका का विभाजन होगा। कुछ समय के पश्चात जीवाणु कोशिका विभाजित होगी 2 कोशिकाओं में और उनके विभाजन के साथ साथ प्लाज्मिड का भी विभाजन होगा, यानी 1 के 2 प्लाज्मिड मिल जाएंगे। हमें 2 प्लाज्मिड प्राप्त होंगे। 2 प्लाज्मिड प्राप्त होंगे तो 2 इंसुलिन जीन भी हमें प्राप्त हो जाएंगी। इस तरह से हम जो है 2 की 4, 4 की 8 इस तरह से इन जीवाणु कोशिकाओं का निरंतर विभाजन होता चला जाएगा और इंसुलिन जीन हमारे पास बहुत संख्या में बन जाएगी। और इसके बाद फिर अब हम इंसुलिन प्रोटीन की प्रोटीन का निष्कर्षण करेंगे इन कोशिकाओं से, परपोषी कोशिकाओं से। प्रोटीन
इस जीन की अभिव्यक्तिकरण होगी, जो प्लाज्मिड के अंदर जो इंसुलिन जीन है, ये अभिव्यक्तिकरण के द्वारा या अनुलेखन के द्वारा, प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा इंसुलिन को बनाएगी, जो इंसुलिन जो है इकट्ठा हो जाएगी इसके साइटोप्लाज्म में, परपोषी कोशिका के साइटोप्लाज्म में ये इंसुलिन इकट्ठा हो जाएगी। फिर इसका रासायनिक विधि के द्वारा हम निष्कर्षण या एक्सट्रैक्शन करेंगे और इस तरह से हमें इंसुलिन मिलेगी। और फिर अनुप्रवाह संसाधन के द्वारा, जो स्टेप मैंने आपको लास्ट वाली बताई थी, अनुप्रवाह संसाधन यानी डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस के द्वारा हम जो है शुद्ध इंसुलिन प्राप्त करेंगे। ये शुद्ध इंसुलिन हमें प्राप्त होगी। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम जो है इस इंसुलिन जीन को पहले प्लाज्मिड से अटैच करेंगे, पुनोरेगस जीन टेक्निक के द्वारा, फिर इसका परपोषी कोशिका में स्थानांतरण करेंगे, वहाँ यह मल्टीप्लिकेशन करेगी, इसकी कई कॉपीज़ बन जाएंगी और इसके बाद जो है इसका हम जो है निष्कर्षण करेंगे और शुद्ध इंसुलिन हम अनुप्रवाह संसाधन के द्वारा प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम जो है जैव टेक्नोलॉजी की सहायता से, जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से इस इंसुलिन का निर्माण कर सकते हैं, इंसुलिन को प्राप्त कर सकते हैं। और ये इसका जो लाभ ये है कि यह बहुत सस्ती पड़ती है और ये शुद्ध रूप में होती है, इसके हमारे शरीर पर कोई कुप्रभाव नहीं होते हैं, क्योंकि ये मानव की इंसुलिन जीन के द्वारा विकसित होती है और इस तरह से कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से ले सकता है। तो ये बहुत बड़ा योगदान है जैव प्रौद्योगिकी का मेडिसिन की क्षेत्र में। और इंसुलिन ही नहीं, अन्य कई प्रकार की ऐसी प्रोटीनें जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती हैं, उनका संश्लेषण, जैसे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, उसका भी संश्लेषण हम इस तकनीक के द्वारा कर सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं इसका एप्लीकेशन मेडिसिन के क्षेत्र में, वो है बी, आणविक निदान। आणविक निदान या मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। आणविक निदान का मतलब यह है कि अणु स्तर पर किसी बीमारी को पूर्व में ही ज्ञात कर लेना। अणु स्तर पर किसी रोग की प्रारंभ में ही पहचान कर लेना। मॉलिक्यूलर लेवल पे या आणविक स्तर पे अगर हम जो है शरीर के अंदर प्रवेश होने वाले किसी रोग की अगर पहचान कर लें, तो बहुत पहले ही हम उस रोग की पहचान करने में सक्षम होंगे और रोगी की जान बचाई जा सकती है, रोगी का उपचार किया जा सकता है। तो इसमें जो है दो तकनीक जो है मुख्यतः इस्तेमाल में लाई जाती हैं, जो कि जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित है। एक तकनीक कहलाती है एलिसा टेस्ट, एलिसा टेस्ट, और दूसरी तकनीक कहलाती है पीसीआर टेस्ट, पीसीआर टेस्ट। एलिसा टेस्ट, इसका पूरा नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे। ये एक मेडिकल टर्म है एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे। एंजाइम लिंक्ड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एंटीबॉडी जिसके सहारे ये टेस्ट किया जाता है, उसका लिंकेज एंजाइम से किया जाता है। इसका उदाहरण जो है एड्स की जो जांच की जाती है, वो जिस टेस्ट से की जाती है उसको हम कहते हैं एलिसा टेस्ट। तो इसमें हम करते क्या हैं कि जो ब्लड है मरीज का या रक्त है, जो रक्त के अंदर उसके एंटीजन होते हैं, HIV वायरस के एंटीजन पेशेंट के रक्त के अंदर होते हैं। उन एंटीजन को हम जोड़ते हैं एंटीबॉडी से जोड़ा जाता है और एंटीबॉडी लिंक्ड होता है एंजाइम से। जो एंटीबॉडी होता है वो स्वयं में लिंक्ड होता है एंजाइम से, और एंजाइम लिंक्ड होता है सबस्ट्रेट से, यानी क्रियाधार से, जो आपने क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। तो ये जो एंटीजन है HIV का, जैसे ही जो इसको ये एंटीबॉडी पकड़ता है, तो एंटीबॉडी के साथ साथ उसके पीछे एंजाइम भी चिपका रहता है, और एंजाइम के साथ साथ जो सबस्ट्रेट चिपका रहता है, तो यहाँ पर कलर चेंज होता है, यानी ब्लड के अंदर जो है कलर चेंज दिखाई देता है। तो ब्लड के अंदर जो है कोई दूसरा कलर दिखाई देता है, तो उससे ये इंडिकेट करता है कि उक्त व्यक्ति का रक्त क्या है, HIV पॉजिटिव है।
और फिर यह रिपोर्ट दी जाती है कि उस व्यक्ति में HIV पॉजिटिव है और उसको एड्स का रोग है। तो ये एंजाइम लिंक्ड जो प्रोसेस है ये एलिसा टेस्ट कहलाती है। तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से इस टेस्ट को अंजाम दिया जाता है। जो दूसरा टेस्ट है वो PCR है और यह एक बहुत ही स्मार्ट जो है टेस्ट कहलाया जाता है। मैंने आपको बताया था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो वो पॉलीमरेज जो चेन रिएक्शन थी उसकी एप्लीकेशंस में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से उसके द्वारा हम जो है DNA का एम्प्लीफिकेशन करते हैं और उसके द्वारा जो है बहुत कम मात्रा का जो रोगाणु है या DNA है उसको हम एम्प्लीफाई करके रोग की प्रारंभिक दशा में ही पहचान कर सकते हैं। तो PCR टेस्ट आजकल आप देख रहे हैं कोविड-19 का जो जाँच की जा रही है उसके लिए हम कर रहे हैं रियल टाइम PCR टेस्ट। तो वो एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा कि कोविड-19 की जांच के लिए जो टेस्ट हम अंजाम दे रहे हैं वो भी PCR का ही टेस्ट है, रियल टाइम PCR RT-PCR टेस्ट उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो पैथोजन होता है या जो रोगाणु होता है, रोगाणु की सूक्ष्म DNA की मात्रा जो होती है उसका हम जो है PCR के द्वारा एम्प्लीफिकेशन करते हैं और इसके बाद उसके DNA के अनुक्रमों का अध्ययन किया जाता है और इस तरह से उसकी पहचान की जाती है कि वो DNA किसका है, रोगाणु का है या किसी अन्य पैथोजन का है या किसका है। और इस तरह से हम जो है ये ज्ञात कर सकते हैं कि उस व्यक्ति में, अमुक व्यक्ति में वो रोग है या नहीं है। तो ये बहुत ही प्रिसाइज टेस्ट है, बहुत ही विश्वसनीय टेस्ट है ये PCR का, जिसके द्वारा हम जो है रोगाणु की जो सूक्ष्म DNA की मात्रा है उसको एम्प्लीफाई करके रोग की पहचान प्रारंभिक दशा में ही कर सकते हैं, भले ही रोगाणु की मात्रा कितनी भी कम हो। तो इस तरह से रोगी की जान बचाई जा सकती है। तो मैंने ये 2 मेथड आपको बताए जिसके द्वारा आणविक निदान को हम जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जैव टेक्नोलॉजी की सहायता से। एक और एग्जांपल मैं इसको बताऊंगा आपको मेडिकल के क्षेत्र में, वो है जीन थेरेपी। चलिए जीन थेरेपी के बारे में भी पढ़ते हैं। जीन चिकित्सा या जीन उपचार। जीन चिकित्सा या जीन उपचार या जीन थेरेपी इसको हम कहते हैं। जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं, किसी भी त्रुटिपूर्ण या रोगग्रस्त जीन की पहचान कर उसका प्रतिस्थापन सही जीन द्वारा कर दिया जाता है। मतलब हमारे पास जो है किसी भी रोग की, अगर कोई ऐसा रोग है जो कि किसी जीन की खराबी के कारण उत्पन्न होता है, अक्सर जो अनुवांशिक रोग हैं वे जीन की खराबी के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर हमारे सामने कोई ऐसा केस है कि वो जीन जो है रोगग्रस्त है, त्रुटिपूर्ण है, डिफेक्टेड है, तो उस जीन की हम पहचान करेंगे इस जीन थेरेपी में और उसको निकाल के फिर उसकी जगह पे हम जो है प्रतिस्थापित करेंगे सही जीन को, और इस तरह से हम उस रोग का उपचार कर सकते हैं। अब इसका जो प्रथम उदाहरण है जीन थेरेपी का, वो दिया गया एक रोग के खिलाफ। उस रोग का नाम था ADA डेफिशिएंसी। ADA का मतलब यहाँ पर है एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी रोग। यानी इस रोग के जो व्यक्ति होते हैं उनमें एक एंजाइम की कमी होती है और उस एंजाइम का नाम है एडिनोसिन डीएमिनेज। अब ये जो एडिनोसिन डीएमिनेज जो एंजाइम है, यानी जो ADA एंजाइम है, ये किसके लिए आवश्यक होता है? ये प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक होता है, हेतु आवश्यक। अगर जो है इस एंजाइम की कमी होगी तो उस व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है। असल में जो उसके लिम्फोसाइट्स
या लसिकाणु होते हैं, वो लसिकाणु ढंग से कार्य नहीं करते हैं अगर इस एंजाइम की कमी हो। तो ऐसे व्यक्ति में जो है उसका प्रतिरक्षा तंत्र जो है कमज़ोर हो जाता है और उसकी कुछ ही दिनों में मृत्यु हो जाती है। तो एक 4 साल की लड़की थी जिसका 1993 में ADA डेफिशिएंसी का उपचार जीन थेरेपी के द्वारा किया गया। इसमें हमने क्या किया कि ADA रोगी के रक्त से डिफेक्टेड लसिकाणु निकालकर उनका प्रयोगशाला में संवर्धन किया। वह जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से क्रियाशील ADA जीन उन लसिकाणुओं में प्रविष्ट करवाई। एवं तत्पश्चात उन लसिकाणुओं को रोगी के शरीर में प्रविष्ट कराया। तो ये प्रोसेस थी उस जीन उपचार की ADA डिफिशियंसी के विरुद्ध कि ADA रोगी के रक्त से डिफेक्टेड लसिकाणु निकालकर उनका प्रयोगशाला में संवर्धन किया। वह जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से क्रियाशील ADA जीन उन लसिकाणु में प्रविष्ट कराई गई। कैसे प्रविष्ट कराई गई? जो आपको मैंने पहले बताया था कि किस तरह से किसी बाहरी जीन को किसी भी कोशिका में हम जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से प्रविष्ट करा सकते हैं। तो उसी विधि के द्वारा संवाहक का उपयोग करते हुए उस कोशिका में उन्होंने ये प्रविष्ट कराई और तत्पश्चात उन लसिकाणुओं को रोगी के शरीर में प्रवेश कराया और इस तरह से उन लसिकाणुओं को जो कि अब सही हो गए, जिनमें ADA जीन है, उनको रोगी के शरीर में पुनः प्रविष्ट कराया और इस तरह से रोगी के लसिकाणु सही रूप से कार्य करने लग गए और इस तरह से उस रोगी का उपचार संभव हुआ। तो इससे भी आगे कई प्रकार की संभावनाएं इस जीन चिकित्सा के क्षेत्र में रही। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल आपको ADA डेफिशिएंसी के द्वारा बताया। तो ये हमने 3 तरह से देखे कि किस तरह से जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में होता है। पहले हमने देखा कि कैसे हम जो इंसुलिन का संश्लेषण कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा कि किस तरह से हम जो है इसका जीन चिकित्सा का उपचार कर सकते हैं और आणविक निदान, तीसरा मैंने बताया था आपको, आणविक निदान किसी भी रोग का हम कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको जैव प्रौद्योगिकी का चिकित्सा के क्षेत्र में अनुप्रयोग का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। And best of luck for your studies. Thank you.